आइए आरंभ करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के व्याख्यात्मक परिचर्चा में संविधान के भाग 12 की। संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद से संबंधित है। मित्रों, अभी तक हम लोग भाग 1 से लेकर भाग 11 तक एक क्रोनोलॉजी के रूप में अच्छे से समझ चुके हैं। अब भाग 12 में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ अति महत्वपूर्ण है और कहाँ से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं। मित्रों, ये चीज़ समझ लेना अति महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आपको आने वाले समय में मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साक्षात्कार में कभी कभी व्याख्यात्मक प्रश्नों के साथ साथ तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ अन्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग में भी तथ्यात्मक सीधे पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपसे वित्त आयोग के बारे में पूछा जाता है कि वित्त आयोग क्या है, तो आपको वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल से लेकर उसके कार्य और संविधान में उसकी क्या भूमिका है, सारी बातें पता होनी चाहिए। तो संविधान के भाग 12 में सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 267, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं कंटिजेंसी फंड। यहाँ से प्रश्न यूपी पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा में 2003 में भी आया है मेरे सामने, और उसके बाद भी प्रश्न मिले हैं। संविधान के इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से अध्ययन करें, रोक करके देखें 267 में क्या है और इसके क्या निहितार्थ हैं। इसके बाद फिर भारतीय संविधान के 268 में विभिन्न टैक्सों के बारे में कहा गया है, जिसको कि लेवी बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। वे कौन से टैक्स हैं जिसको यूनियन लगाता है और कलेक्शन किया जाता है राज्यों के द्वारा और आपस में बांट लिया जाता है। सेवा कर का प्रावधान 268A में है। 2 आर्टिकल यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आएंगे फैक्चुअल। वे कौन से टैक्स हैं जो लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू द स्टेट, ये भी आ सकता है। ठीक है, इसके आ सकता है नहीं, आया हुआ है 274 में ऐसे कराधान पर इसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की प्री अप्रूवल की अपेक्षा की गई है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई विधेयक जिसमें किसी टैक्सेशन से जुड़ा हुआ, जिसमें किसी स्टेट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। 275 में कुछ राज्यों को यूनियन से ग्रांट मिल सकता है, ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू द सर्टेन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है प्रश्न, सारे प्रश्न आ चुके हैं फैक्ट के रूप में। इसके बाद 280 में वित्त आयोग है। अब इसको आपको देखना होगा। 280 में वित्त आयोग है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है, संसद विधि बनाकर उन आर्ताओं को जो आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने से अपेक्षित हो उसका चयन किया जाएगा इस तरीके से। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ से फैक्ट है। इसके बाद 251 में उससे उसकी रिपोर्ट से संबंधित है। फिर इसके बाद भारत सरकार द्वारा उधार, मतलब बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 292 में है। 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना, तक आया नहीं है। संपत्ति का अधिकार 300 का में था, जिसको कि हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम करने के लिए जो दिए गए हैं आर्टिकल 301 से 304 तक हैं। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के भाग 12 में हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरीके से भारत में संविधान के द्वारा फिनांस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में दिया गया है। भारतीय संविधान की ये व्याख्यात्मक चर्चा आपको एक इंटरलिंकिंग बनाने में बहुत मदद करेगी। साथ साथ जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें एक आपके अंदर ये क्लियरिटी आ जाएगी कि संविधान के किस भाग में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद की जो है भाग में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक की चर्चा की गई है। इस तरीके से जो वित्त यहाँ ये इसमें से इस सेक्शन से सबसे इम्पोर्टेंट आपका वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग पर ही प्रश्न सीधे सीधे आए हुए हैं। मित्रों, प्रश्नों को हल करने के लिए एक जो स्ट्रेटजी मैंने कल ने उसमें चर्चा कर रहे थे, मैं बता रहा था, उसमें लोगों की अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अनुभवी लोगों को, किसी को सूट करता है कि प्रश्न हल करते जाएं और डार्क करते चले जाएं। किसी को सूट करता है कि पूरा पढ़ लें, उसके बाद सब पहले प्रश्न क्वेश्चन पेपर पे ही टिक कर लेते हैं। लेकिन जो सही रणनीति है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2 घंटे में
आपको प्रश्न करने हैं। तो पहले सबसे सरल प्रश्न चेकआउट करके उसको करिए, उसके बाद उन प्रश्नों को करिए जिसमें कि आप 50% से ज़्यादा जानते हैं। फिर उन प्रश्नों पर लगिए जिसमें आपको 70% के आसपास, 50% से ज़्यादा जाना है। उसके बाद इसमें आप बहुत कम जान रहे हैं, और जो बिल्कुल नहीं जानने वाले प्रश्न हैं, चूंकि निगेटिव मार्किंग है, तो उसको छोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर उसमें आप रिस्क लेंगे, हाँ, आप ये कैलकुलेट करते चाहिए कि हमारा 100 से ऊपर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 100 के आसपास अगर नहीं पहुंचेंगे प्रश्न के, तो आप प्री में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, और प्री में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप मेंस दे नहीं पाएंगे, तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए उस समय आपको ये कैलकुलेशन भी करते रहना है। जैसे 60 क्वेश्चन आप कर ले गए सही, तो आपको फिर लगभग 40 क्वेश्चन चाहिए, और आप 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें आप